Good morning, all of you. Fine. Today we will start with some doubts and queries of chapter 6 regarding your UT1. Okay, in chapter 6, there is a complete physiology of biomolecules or our genetic materials. फाइन. सबसे पहले जो हमें इसके अंदर पढ़ना है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर क्या है? सी, डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस. 3 सब्सटेंसेस से मिलके बना है. पहला है पेंटोज शुगर, जो कि कौन सी है? राइबोज शुगर. दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा जो है नाइट्रोजन बेसेस. इन तीनों से मिलके ये डीएनए बना होता है. एक आपको दिखा देते हैं इसको बना के. ये है आपका राइबोज शुगर. ठीक है, दिस इज द राइबोज शुगर. अब इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है. हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बाहर निकल गया H2 के फॉर्म में. H2 बाहर निकल गया यहाँ से. तो यहाँ पे अब क्या बन गया? एक सिंपल सा जो है वो बॉन्ड बन गया है. इसको हम इरेज कर देते हैं. एंड दिस इज सिंपली बॉन्ड. ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड. बट इसके साथ अगर नाइट्रोजन बेस भी ऐड हो जाता है, ये नाइट्रोजन बेस जो कि यहाँ ऐड हो गया, और ये इसका एक OH और H इसके साथ जो है बाहर निकल जाता है. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो इस तरीके से बाहर निकल जाता है. तो हमारे सामने अब ये यहाँ पे भी बॉन्डिंग बन गई. ये बॉन्ड बन गया. तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड. और न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस. ये मिलके न्यूक्लियोटाइड बनता है. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक पॉलीमर बन जाता है डीएनए का. न्यूक्लियोटाइड का वो पॉलीमर है. ये आप देख रहे हो. यहाँ से अगर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्राइम से लेके एंड में जो इसका चलेगा 3 प्राइम ओपन रहता है, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड नहीं बॉन्ड करता. तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है स्ट्रक्चर बन जाता है. और इसका एंटी पैरेलल दूसरा, इसको बस उल्टा करना है. नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग करनी है. तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा. इसके बाद
अब डीएनए के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको हमें प्रूफ करना है, बट उससे पहले एक यहाँ पे एक टॉपिक आता है, इट इज अ सोलेनॉइड मॉडल। व्हाट इज सोलेनॉइड मॉडल? क्या होता है कि देखो, ये जो हमारा डीएनए है क्रोमेटीन है, क्या थ्रेड है। क्रोमेटीन किससे मिलके बना होता है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं, प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके बाद हिस्टोन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। ये क्या है? आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? नहीं पता? या सो गए सब के सब? क्या गौरव, क्या लिखा है? H2A क्या है ये? मैं तो पूछू आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? इट इज नॉट H2A। मैम लाइसिन तो अमीनो एसिड है। आर्जिनिन भी अमीनो एसिड, दे बोथ आर अमीनो एसिड। ये इन जहां आता है ना, ये अमीनो एसिड के सफिक्स होते हैं, तो ये दोनों अमीनो एसिड है। अब ये ऑक्टामर के इस तरीके से होता है कि 4 तो आपको सामने नजर आएंगे इस तरीके से। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 एंड H4, इस तरीके से, ठीक है। अब 4 सामने, 4 बैक साइड में इसके, तो ये ऑक्टामर बन गया। ये क्या करता है? ये इस तरीके से कॉइल्ड रहता है डीएनए थ्रेड के साथ। ये डीएनए थ्रेड इसको इस तरीके से कॉइल करके चलता है। तो ये तो हिस्टोन प्रोटीन हो गए, और जो लिंक कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन को वो क्या हो गया? लिंकर डी। ये क्या हो गया? लिंकर डीएनए। इट इज अ लिंकर डीएनए। वापस यहाँ पे भी एक ऑक्टामर है हमारे पास, ये H2A, H2B, H3 एंड H4। अब 2 ऑक्टामर के बीच में एक प्रोटीन और प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं H1 हिस्टोन। इट इज अ H1 हिस्टोन। तो अब इसके अंदर देखते हैं, हम कह रहे लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, तो ये किस तरीके से रिच है कि ये H1 जो होता है ये कंप्लीटली लाइसिन रिच होता है। H2A जो है ये भी लाइसिन रिच होता है। H2B जो होता है ये लाइसिन प्लस आर्जिनिन दोनों रिच होता है, और ये जो 2 होते हैं ये आर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है? बेसिकली इट इज अ हिस्टोन ऑक्टामर। और ये क्या है? लिंकर डीएनए। अब 2 ऑक्टामर के बीच में एक हिस्टोन और प्रेजेंट होता है, वो होता है H1 हिस्टोन।
ठीक है। और इस तरीके से ये जो होता है एक ऑक्टामर को जब एक लिंकर डीएनए सराउंड कर लेता है उसको चारों तरफ से, तो वो क्या बन जाता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर। अभी न्यूक्लियोसोम जो होते हैं 6 न्यूक्लियोसोम्स मिलके एक सोलेनॉइड बनाते हैं। तो 6 न्यूक्लियोसोम में कितने H1 प्रोटीन होंगे? 2 के बीच में 1 है, बताएं। 6 न्यूक्लियोसोम में कितने H1 प्रोटीन होंगे? मैम 3 होंगे। ये 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में 1 हिस्टोन प्रोटीन, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में 1 हिस्टोन प्रोटीन, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में 1 हिस्टोन प्रोटीन, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1, अगेन ये 1, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, कितने हुए? 5। क्लियर हुआ सबको? तो एक सोलेनॉइड के अंदर ये जो 6 न्यूक्लियोसोम के साथ मिलके बना है, ये सिंगल जो है सोलेनॉइड बना है। और एक सोलेनॉइड में आप देख सकते हो कितने हिस्टोन H1 प्रेजेंट है। यहां तक कुछ पूछना है वापस दोबारा? किसी को नहीं पूछना? तुषार सो गए क्या? मैम एक बार न्यूक्लियोसोम बता दो दोबारा। न्यूक्लियोसोम तो ऑक्टामर प्लस लिंकर डीएनए, स्टोन प्रोटीन प्लस लिंकर डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। दैट्स इट। ये है ऑक्टामर और ये इसके चारों तरफ से लिंकर डीएनए है, ये न्यूक्लियोसोम बन गया है, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्लियर है प्रियांशु? यस मैम। ठीक है। बढ़े आगे। तो ये सोलेनॉइड मॉडल कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद आपको डीएनए की लेंथ निकालनी आती है। हाउ मेनी बेस पेयर्स हैव आवर ह्यूमन डीएनए? डीएनए की लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ डीएनए कितने हमारे पास, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हमारे पास? 6.6 इंटू 10⁻⁹। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है बताओ? थ्री तो लिख दिया मैंने आगे। बेटा ये क्या थी ना, 11th की चीज थी, बेसिक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको वहां भी डीएनए बनाना सिखाया था, वहां पे ये डिस्टेंस भी सिखाई थी। अब 12th में वापस आई तब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी ये। 3.4 इंटू 10⁻⁻⁹ ये नैनोमीटर के अंदर है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 0.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा वो। और इसका टोटल आंसर मीटर के अंदर है 2.2 मीटर। तो ये हमारे डीएनए की लेंथ होती 2.2 मीटर। अब है कि डीएनए के 3 कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर DNA is
ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, इसे हमें प्रूफ करना है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ। किस किस को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट नहीं आता बता दो मुझे। शुड आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन? एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। मैंने इनएक्टिव बच्चे नहीं देखे इतने अभी तक जो आंसर करना भी नहीं जानते हैं। दूसरा कैरेक्टर है डीएनए का, डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। कौश की नींद आ रही है, जाग गए हो? मैम जगी हुई। ठीक है। एंड DNA has semi-conservative method of replication. So there are three characteristics of DNA. अब इनको प्रूफ करते चलना है कि डीएनए की तीन कैरेक्टर्स जो है इनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करना है। कौन सा एक्सपेरिमेंट बताओ, इनमें से बताओ। दिस इज प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। This is proved by Hershey and Chase experiment. And this is proved by Michelson. And Stall's experiment. Which experiment? किस में प्रॉब्लम है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम है। ग्रिफिथ ने कौन सा जो है बैक्टीरिया का स्ट्रेन यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस। गुड। हर्शे एंड चेज ने कुछ कंफर्म है? अरे मैम इसमें तो बैक्टीरियोफेज था ना। हाँ बैक्टीरियोफेज था, वही जानना चाह रही हूँ। और मीजल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, इसके अंदर इसने दो रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट यूज किए थे, S35 और P32 फॉस्फोरस का। और इसके अंदर इसने डेंसिटी, दो आइसोटोप थे N15 और N14। तो आपको इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपेरिमेंट के अंदर? आगे बढ़ू फिर? मैम थर्ड वाला समझा दो। ठीक है, तो देखो मीजल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सेमी कंजर्वेटिव लॉ को समझाने के बेसिस पे था। इन्होंने क्या किया कि डीएनए जो था उसको स्टेन दिया डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। तो देखो सबसे पहले ये डीएनए था और इसको जो है N15 ये नाइट्रोजन का आइसोटोप था, उसके साथ इसको बॉन्ड किया गया। तो ये हैवी होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, प्लस हैवी होता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, जब हम टेस्ट ट्यूब में देखेंगे
अदर डीएनए के कंपैरिजन में, तो वेट में ज़्यादा तो ये नीचे रहेगा। जो भारी होती है वो नीचे आ जाती है चीज़, तो ये नीचे आ जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, N15 वेट में ज़्यादा होता है। सबसे पहले N15। अब ये कह रहा है कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये सेपरेट हो गए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बन गए। अब ये एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करते हैं और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अंदर नया डीएनए बनेगा, ये न्यू डीएनए। दिस इज द न्यू डीएनए। क्लियर? अब ये जो न्यू डीएनए है इसको हमने N14 के साथ बाउंड किया है, तो N14 थोड़ा सा हल्का है। ये तो कंफर्म हो गया कि एक तो स्ट्रैंड पुराना चलता है, मतलब हाफ कंजर्वेशन रहता है कैरेक्टर्स का जो, और हाफ जो है वो न्यू बनते, तो ये हाफ कंजर्वेशन हो गया, हाफ न्यू बन गए। अब अगेन इसका सेपरेशन देखें हम, तो देखो ये हो गया प्लस, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, इसके अंदर ये भी सेपरेट हो गया, और ये भी सेपरेट हो गया। अब नया डीएनए बनेगा इसका और इसका दोनों का, ये नया डीएनए बनाते हैं। ये देखो इसका न्यू डीएनए बन गया, ये इसका न्यू डीएनए बन गया, ये इसका न्यू डीएनए बन गया, और ये इसका न्यू डीएनए बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अब रेड कितने बचे, एक, यहाँ पे दो ही रह गए। अब टोटली स्ट्रैंड 2 डीएनए नए आ गए। अब और जब इसका सेपरेशन करवाएंगे तो और नए ही बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये आप कुछ प्रोसेस तक तो सेमी कंजर्वेशन देख सकते हो अगर हम इनिशियल स्टेज से बात करें तो, लेकिन बाद में वो जो है इनिशियल स्टेज वाले कैरेक्टर्स पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं और नई स्पीशीज बन जाती है। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो, और पर्टिकुलर एक स्टेप की बात देखें हम तो इसके अंदर 2 अलग अलग सेपरेट होते हैं और उनके लिए नया कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो नया बनता है। तो ये जब इसको डेंसिटी ग्रेडियंट की बेसिस पे जब चेक करता है तो क्या देखता है कि हैवी वेटेड जो हैं ये नीचे रह जाते हैं, N15 वाले, और न्यू जो है N14 वाले वो थोड़े से ऊपर रहते हैं। बस सिर्फ इतना सा इसका है सेमी कंजर्वेटिव लॉ कि भाई अपना एक स्ट्रैंड तो पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। दैट्स इट। और कुछ नहीं समझ में आया इसके अंदर तो बोल दो। आ गया? अब देखो क्या होता है ना, तुरंत हम पढ़ते हैं ना जब आता है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। उसने डायग्राम इतना बड़ा भले ही दिया है, ये मैंने भी इतना बना दिया बड़ा, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई ये डीएनए होता है, सेमी कंजर्वेटिव लॉ के थ्रू रेप्लिकेशन होता है, तो ये और ये तो सेपरेट होंगे और फिर नया बनेगा। तो हाफ कैरेक्टर्स तो पेरेंट्स के रहते हैं हमारे अंदर और हाफ हमारे खुद के नए डेवलप हो जाते। दैट्स इट। ये इसके थ्रू प्रूफ हो गया। क्लियर है? यस मैम। तुषार सो गए क्या? नो। हाँ तो यस नो क्या आंसर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको रिप्लाई तो करो। मैम आ गया। हाँ चलो, ये आपके
एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये कंप्लीट है। अब मेन डीएनए रेप्लिकेशन को हमें समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन हम कह रहे हैं डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बॉन्डिंग चल रही है बीच में, ठीक है। अब रेप्लिकेशन करना है तो क्या करता है, रेप्लिकेशन के अंदर 3-4 फैक्टर्स आते हैं साथ में हमारे पास। सपोज करो कि यहाँ पे 5 प्राइम है और ये यहाँ पे 3 प्राइम है, तो अब इसको क्या होता है, अनवाइंडिंग करनी होती है। अब आपका वैसे भी रिवीजन ही चलेगा, ये तो मैं यूटी के हिसाब से बता रही हूँ। अब हम अच्छे से वापस चैप्टर 2 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए को खोलना है, इसकी ट्विस्टिंग को हटाना है और सेपरेट करना है, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ना है। तो आप ये देखो कि ये बॉन्डिंग टूट चुकी है, ये इसके जो है ओपन फ्रॉक्स हो चुके, ये दोनों क्या है, फ्रॉक्स है इसके, और ये खुल चुके हैं। तो खोलने वाला कौन है, इसको अनवाइंड करने वाला कौन है। यहाँ पे हम सेपरेट नहीं बोलते, इसको बोलते अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करने वाला एक एजेंट आता है यहाँ पे, एंड दिस एजेंट इज नोन एज हेलिकेज एंजाइम। क्या है ये, हेलिकेज। हेलिकेज कब वर्क करता है, जब यहाँ पे टिप पे आके ये एक टोपो आइसोमर बैठ जाता है। दिस इज द टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ये टोपो आइसोमरेज आके बैठा, हेलिकेज इसके साथ फिट हुआ, तो ये अनवाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बनते ही डीएनए के अंदर जो इस तरीके से ट्विस्टिंग थी वो खुलने लग जाती है और 2 ओपन एंड बन जाते हैं। ये 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया इसके अंदर, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। देखो आपको नोट सिंपली, आपको डायग्राम आना चाहिए, आपके नोट्स कंप्लीट है। पहला स्टेप क्लियर है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप, अब अनवाइंडिंग हो गई, अब इसका करना क्या है, बोले इसको ओपन तो छोड़ेंगे नहीं हम, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आके हम बॉन्डिंग करवाएंगे वापस नए स्ट्रैंड के साथ। तो नया स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। तो वो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा किसको रीड करके बनेगा, इस स्ट्रैंड को। तो ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करेगा, ये भी और ये भी। न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा उसे हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, कोड करके बनेगा तो कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आके प्राइमर ऐड होते हैं। दीज आर प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर। इधर भी, यहाँ पे भी प्राइमर ऐड होगा। ये 3 प्राइमर ऐड होते हैं यहाँ पे एक साथ, मतलब काफी सारे, 3 तो इस डायग्राम में आ रहे हैं और इधर एक ही चलता है। प्राइमर क्या है, बेसिकली दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए प्राइमर यहाँ आके जो है वो अटैच होते हैं। और अब वो अटैच कैसे होंगे, सपोज करो कि ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ये हवा में झूल रहा है, अब हवा नहीं लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे झूलता रहेगा, तो इसको अटैच होने में प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो एक प्रोटीन आके अटैच होती है जो इसको पकड़ के रखती है कि भैया आप जगह से हिलोगे नहीं।
फिक्सिंग करती है वो कि आप यहीं रहोगे, क्योंकि हमें प्राइमर अटैच करना है। और इस प्रोटीन को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। दिस इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SSB। ये SSB आके यहाँ अटैच हो गया। क्यों अटैच हुआ? उसको फिक्स करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। फिर प्राइमर आके ऐड हुआ। क्लियर? तो दूसरा इसके अंदर स्टेप आता है अटैचमेंट ऑफ SSB एंड प्राइमर, DNA प्राइमर। और तीसरा स्टेप है कि अब ये प्राइमर आ गया है तो ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा। पॉलीमराइजेशन को हम इलॉन्गेशन भी बोलते हैं। तो ये पॉलीमर ये बनना शुरू, ये 5 प्राइम बन जाएगा। सिंपल, ये 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, 5 प्राइम बन जाएगा। और ये देखिए बॉन्डिंग बन गई इसके बीच में। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये जो होता है ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड नहीं चलता, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में चलता है। दिस इज द कंटिन्यू, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। And this polymerization is present in discontinuous form. Discontinuous form में चलता है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा चला, यहाँ पे थोड़ा सा चला, यहाँ पे थोड़ा, इसलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये क्या है? डिसकंटिन्यूस। ये जो फ्रैगमेंट्स बने हैं इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। These are known as ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर? अब पॉलीमराइजेशन जो हुआ है ना, इसके अंदर कौन सा DNA पॉलीमर वर्क करता है? DNA पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं। DNA पॉलीमर पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। यहाँ पे वर्क करता है DNA पॉलीमरेज 3। ये DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा। पॉलीमरेज है मतलब इलोंगेशन करेगा उस चीज का, पॉलीमराइजेशन। इस स्टेप को हम इलोंगेशन भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम इनिशिएशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है। बट ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म चल रहा है, अब इसको अटैच भी तो करना पड़ेगा, हम ऐसे थोड़ा ना रखेंगे। तो अटैचमेंट के लिए अगेन अभी यहाँ पे नया DNA का एंजाइम आता है और उसे हम बोलते हैं DNA लाइगेज। तो ये DNA लाइगेज आके इनको आपस में चिपका देता है, बॉन्ड्स बना देता है, स्टिक कर देता है। और आप देख सकते हो कि अब आपके सामने क्या है, नए DNA के स्ट्रैंड बन गए, ये बॉन्डिंग तैयार है अब। और ये यहाँ से अब सेपरेट हो जाएगा। ये होता है DNA सिंथेसिस, जो होता है DNA का रेप्लिकेशन। नया DNA बन गया है, DNA सिंथेसाइज हो गया है। सेल डिवीजन की एस फेज के अंदर 2C से 4C के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको 11th के अंदर ये लाइन याद हो कि 2C से 4C में कन्वर्ट होता है ना, सिंगल से डबल होता है, तो ये सिंगल से डबल हो गया। क्या अभी है ना, आप लोग मैसेज मत किया करो, मेरे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती, बार बार मुझे कंप्यूटर के पास आना पड़ता है। DNA लाइगेज कहाँ से आता है? सेल के अंदर रहता है सब कुछ, टारगेटेड प्रोसेस चलती है, ये सब कुछ तैयार देती है सेल इनको। तो DNA तो सिर्फ स्ट्रैंड देता है, बाकी सब कुछ सेल इनको देती है, वो अपने आप आके अटैच हो जाते हैं। क्लियर है?
दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन। आ गया समझ में? ओके मैम। ठीक है। जिसे नहीं आया पूछ लो एक बार। अब क्वेश्चन ये आता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड पे बनते हैं, 3 to 5 पे या 5 to 3 पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखना आप कि वो किस फॉर्म में बन रहे हैं या ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस स्ट्रैंड पे बने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान देना उस वक्त क्वेश्चन के ऊपर। अभी नीट का एग्जाम भी है, आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर करना, एग्ज़ाम ज़रूर दे के आना, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं भर देना फॉर्म। अब पीरियड में 12th विद 12th आप दे सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाकी अब डीएनए क्या रहा है वो आरएनए फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, आरएनए फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। ये दो रहे हैं, तो अभी तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका है। हम जब इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे वापस से तब से इसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है। डिस्कनेक्ट करें फिर क्लास। मैम जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो हाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम है या 5 प्राइम टू 3 प्राइम है? लैगिंग प्रियांशु, लैगिंग Yes, ma'am. स्ट्रैंड देखो बन किस पे रहा है, 3 to 5 पे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3 होगी। यस मैम। हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दूं अब क्लास। Yes, ma'am. ओके अरे सुबह है, मॉर्निंग है, एनर्जेटिक रहो थोड़े। चलो बाय बाय।